यार कल मुझे पता नहीं है यार, मेरे तो आईडी नहीं, शायद कल सेमिनार है, पूछ लेना यार सर से आप, जैसे ना मुझे आईडी। आज स्टार्ट होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो बेसिक इंस्ट्रक्टर में है उसमें ज्यादा नहीं है, केवल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखा है और एक प्रोसेस मैनेजमेंट दे रखा है आपका, है ना। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में 3-4 एल्गोरिदम है, वो है। ज्यादा लगेगा नहीं टाइम, 3-4 दिन में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक सिंपल डेफिनेशन है कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड कराने का जो काम कर रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। और साथ में आप ये कह दीजिए कि जो भी एप्लीकेशन आपके सॉफ्टवेयर हैं उनको एक बेस प्रोवाइड करा रहा है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपके कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम रन ही नहीं कर सकते आपके, क्योंकि वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो मेन चीज होती है ना आपकी। तो एक तरीके का प्रोग्राम है, सिस्टम प्रोग्राम कह दीजिए आप इस चीज को, जो सिस्टम से हार्डवेयर से जो इंटरेक्टिविटी प्रोवाइड करा रहा है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कर सकते हैं, इस सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, इंटरफेस इन बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ठीक है, एक तो ये डेफिनेशनल टर्म्स है कि सर ठीक है ये वाला तो, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप क्या होते हैं, कितने कितने तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आए थे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो सबसे पहले जो आए थे वो थे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम थे, फिर मल्टीटास्किंग सिस्टम थे। मल्टीटास्किंग को ही हम रियल टाइम सिस्टम, रियल टाइम टाइम शेयरिंग सिस्टम भी बोलते हैं। फिर रियल टाइम सिस्टम थे, एम्बेडेड सिस्टम थे, और भी तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम थे। बट जनरल जो हम स्टडी करते हैं वो 4-5-6 की स्टडी करते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि अब आपके इंट्रोडक्शन ही दे रखा है। अब इंट्रोडक्शन देखा तो क्वेश्चन बना सकते हैं इंट्रोडक्शन में। हाँ, अगर आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हो शायद क्वेश्चन नहीं बनते, तो बोलते हैं सभी जानते हैं इस चीज को तो। लेकिन अब आपके दे ही इंट्रोडक्शन रखा है। और एक प्रोसेस मैनेजमेंट में है जिसमें एल्गोरिदम से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो भी है, या हो सकता है कोई न्यूमेरिकल भी डाल दी छोटा सा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आएगा आपके, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मार्केट में आए हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, और भी होते हैं बट ये मेनली आपके यूज में आते हैं, इसी को हम बोलते हैं टाइम शेयरिंग सिस्टम।
सबसे पहले था आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, बताएं। ये तो सब पढ़ रखे हैं आपने, हाँ। सबसे पहले क्या था, एक बैच चला करते थे जी, ग्रुप ऑफ, है ना, उसमें बैच में क्या था, प्रोग्राम को सेट कर देता था। मतलब एक ग्रुप में, एक बैच में 10 प्रोग्राम आपने सेट कर दिया, उस प्रोग्राम को इनपुट एज ए इनपुट दे दिया करते थे, किसको, कंप्यूटर को। वो पहले प्रोसेसिंग करता था, फिर उस बैच को आप बाहर निकालते थे, फिर दूसरा बैच आप इंसर्ट करवाते थे। वो बैच पूरा काम करता था, फिर तीसरा इंसर्ट करवाते थे। पर इसके डिसएडवांटेज ये थे कि बहुत टाइम पीरियड के लिए कंप्यूटर को आइडल बैठना पड़ता था, क्योंकि बैच आपने प्रोवाइड करा दिया, उसके बाद आप निकालोगे, अब निकालोगे तब आप एंटर करवाओगे, तब जाके वो सारा काम करेगा। मतलब एज ए यूजर का इंटरफेस, इंटरेक्शन कुछ ज्यादा होता था इसके अंदर। विदाउट यूजर, विदाउट ऑपरेटर तो आप उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट ही नहीं करवा सकते इसमें जाके। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट यूजर का होता था। तो इसको दूर करने के लिए, और फिर दूसरी बात है कि जो आपने प्रोग्राम करवाए हैं, उसके अलावा आप इसमें और ज्यादा चीजें प्रोग्राम, जैसे 10 प्रोग्राम आपको करवाने हैं, जितनी बैच की साइज होती थी उतनी ही आप करवा सकते थे। तो ये कुछ ड्रॉबैक थे इसके बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब तो कहीं यूज आते नहीं है, पुराने टाइम पे सिस्टम्स के अंदर यूज आते थे। उसके बाद जो सिस्टम आए थे वो थे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो प्रेजेंट में चल रहे हैं वो सारे चल रहे हैं आपके मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो अपने सिस्टम अपने यूज में लेते हैं वो सारे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग का ही एक्सटेंडेड वर्जन होता है मल्टीटास्किंग। पहले मल्टी प्रोग्रामिंग को हम सीख लेते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग का सिंपल सा मतलब होता है, क्या होता है मल्टी प्रोग्रामिंग? आपने देख लिया मल्टी है तो मल्टी का मतलब बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन मल्टी का मतलब यहाँ एक साथ सारे प्रोग्राम को रन कराना नहीं होता है। मल्टीपल का मतलब होता है कि एक साथ मोर देन वन प्रोग्राम रैम के अंदर अकोमोडेट हो सकते हैं, इसका ये मतलब है। ठीक है, अभी तक इस यहाँ तक तो रैम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ठीक है, सबसे पहले जो कंप्यूटर आया था उसमें रैम ही आया था, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ रैम में आ सकते हैं वो कॉन्सेप्ट आया था मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम से, उससे पहले नहीं था। ये क्या कहता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम? ये मान लीजिए आपका रैम है। ठीक है, ये मान लीजिए आपकी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी और कैश का तो 90 80 के बाद आई है, उससे पहले रैम ही चलती थी। अब आपने क्या किया है, इसमें से कई प्रोग्राम, ये प्रोग्राम वन है, ये प्रोग्राम टू है, ये प्रोग्राम थ्री है, और ये प्रोग्राम फोर है। मतलब एट ए टाइम आपने एक से ज्यादा प्रोग्राम रैम के अंदर अकोमोडेट कर दिए हैं, है ना। प्रोग्राम तो एट ए टाइम एक ही रन होगा, रन तो एक ही होता है। ठीक है, लेकिन एक साथ रैम के अंदर अकोमोडेट हो सकते हैं, मतलब वो रेडी क्यू के अंदर है। जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी इंस्टेंटली उसको भेज दिया जाएगा उसके अंदर जाके। ठीक है, तो एक से ज्यादा प्रोग्राम रैम के अंदर एट ए टाइम अकोमोडेट होना, वो क्या कहला रहा है, आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहला रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बट इसमें एक कमी थी सर, मल्टी प्रोग्रामिंग में, जिसको दूर करने के लिए मल्टीटास्किंग आया। ठीक है, अब ये होते कैसे हैं, हमने चार चार विंडो खोल ली, तो आपसे तो चार प्रोग्राम प्रोग्राम तो एक ही रन हो रहा है, फिर हमारा टाइम शेयरिंग सारा सिस्टम चालू हो जाता है, इसलिए हमको लगता है कि मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं। प्रोग्राम तो वन टाइम में वन ही चलता है आपका। ठीक है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में क्या कमी थी, कि मान लीजिए P1 है, P2 है, P3 है, P4 है। ये जो ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में आए हैं, ये वाला P4 है आपका। अब इनको आपको सीपीयू को असाइन करना पड़ेगा। मान लीजिए सीपीयू है, सीपीयू कौन असाइन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, जिसको हम सीपीयू शेड्यूलिंग बोलते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट बोलते हैं। अब बात यह है कि सर P1 है, P2 है, P3 P4 है। कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई, मान लीजिए ये 5 मिनट ले रहा है, ये भी 5 मिनट ले रहा है रन करने में, और ये भी 5 मिनट ले रहा है। 5 मिनट बाद ऐसा हुआ कि P3 ये कहता है कि सर मुझे कुछ इमरजेंसी वर्क है, और मैं कहीं जाना चाहता हूँ, मुझे, मेरा ऐसा है, मेरा नंबर पहले ले लीजिए आप। ठीक है, तो आप मल्टी प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं कर सकते कि जो हमें अलॉटेड है हम तो उसी सीरीज में आपको नंबर देंगे। जैसे आप ये मान के चले, मैं आपका वाइवा ले रहा हूँ, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं आप, बीटेक है, एमसीए जो भी हैं, और मेरा ये है कि आपका रोल नंबर जिस हिसाब से है, उस हिसाब से मैंने आपको
बुलाना स्टार्ट कर दिया। रोल नंबर 1 2 लेके रोल नंबर 20 स्टूडेंट्स है। फर्स्ट का वाइवा हुआ, सेकंड का हुआ, थर्ड का हुआ, फोर्थ का हुआ, जिस सीरीज में अलॉटेड है उस सीरीज में मैं वाइवा ले। ठीक है, अब आपने क्या किया, आप जब सेकंड का वाइवा ले रहे थे, 7 जो स्टूडेंट था वो आपके पास आता है कि सर मुझे कहीं घर पे जाना है और कुछ फादर बीमार हो गए या मदर बीमार हो गई है, आप ऐसा कीजिए मेरा वाइवा आप पहले ले लीजिए। तो आपके पास मल्टी प्रोग्रामिंग में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको हम बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग का, कि एक को छोड़ के आप दूसरे को है, जो प्रोग्राम चल रहा है जो सीपीयू को दे दिया है। मान लीजिए आपने ये प्रोग्राम सीपीयू, ऑर्डर कोई भी हो सकता है, मैं उसकी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो प्रोग्राम आपने सीपीयू को दे दिया है, जैसे पी थ्री दे दिया है, तो जब तक पी थ्री कंप्लीट नहीं होगा, जब तक दूसरे प्रोग्राम का नंबर नहीं आ सकता। अगर आपने उसको सीपीयू को पी टू दे दिया है सर, तो पी टू पहले कंप्लीट होगा, उसके बाद दूसरे का नंबर आएगा। ठीक है, लेकिन जो मल्टीटास्किंग था वो क्या कहता था कि सर कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए, कोई भी इंस्टेंटली वर्क आ रहा है या इमरजेंसी वर्क आ रहा है, आप ऐसा करें इसको क्यूज में डाल दें, वेट स्टेज में डाल दें। अभी प्रोसेस की स्टेट पढ़ेंगे, तो आप ऐसा कीजिए, वेट स्टेज में डाल दिए, दूसरा प्रोसेस को आप ले लीजिए। उसको बोलते थे कंटेक्ट स्विचिंग। कंटेक्ट स्विचिंग का मतलब है आप स्विच कर सकते हैं एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में, दूसरे प्रोग्राम से तीसरे प्रोग्राम में। इवन आपने सीपीयू ने कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं और ऐसे कोई इमरजेंसी पोजीशन आ गई, आप इसको होल्ड कर दीजिए, इसको वेट स्टेट में डाल दीजिए ब्लॉक स्टेज के अंदर, और दूसरी को आप रन करा लीजिए। जब वो कंप्लीट हो जाए तो उसका नंबर लगा दीजिए। तो कहने का मतलब है, अगर सेवेंथ स्टूडेंट आ रहा है, वो ये कहता है कि सर मुझे इमरजेंसी वर्क है, तो आप सेवेंथ का वाइवा पहले ले लीजिए, इनको होल्ड स्टेट में डालिए, सेवेंथ का कंप्लीट हो जाए तो फिर थर्ड का स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसमें नहीं था, मल्टी प्रोग्रामिंग में नहीं था। मल्टी प्रोग्रामिंग का कहने का मतलब ये है, अगर हम डेफिनेशनली बात करें, तो मल्टीपल प्रोग्राम अकोमोडेट इन रैम, इसको ही हम मल्टी प्रोग्रामिंग कहेंगे। इसका ड्रॉबैक ये है कि जो प्रोसेस आप सीपीयू को असाइन कर देते हैं, सीपीयू पहले इसको कंप्लीट करता है, उसी के बाद फिर दूसरी जगह जाता है, दूसरे प्रोग्राम पर जाता है। कंटेक्स्ट स्विचिंग की जो फैसिलिटीज है वो आपकी मल्टीपल प्रोग्रामिंग में नहीं थी। ठीक है, और ये किस में ऐड की गई, आपकी मल्टीटास्किंग में ऐड की गई। तो ये तो मल्टी प्रोग्रामिंग रहा आपका। क्लियर है यहाँ पर, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तीसरा है आपका मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या कहता है? मल्टीटास्किंग ये एक्सटेंशन वर्जन है किसका, मल्टी प्रोग्रामिंग का ही आपका। मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग में जो कमी थी उसको दूर किया है इन्होंने, बाकी काम सब कुछ सेम ही हो रहा है, बस केवल एक कंटेक्स्ट स्विचिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो इसमें ऐड कर दिया था। कंटेक्स्ट स्विचिंग इसमें ऐड कर दी। कंटेक्स्ट स्विचिंग का क्या मतलब होता है, आप स्विच कर सकते हैं एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम की तरफ। हम्म, उसके बाद तो आ सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। प्रोसेस शेड्यूलिंग जो हो रही है ना आपकी, उससे सीपीयू से बात हो रही है ना यहाँ तो। हाँ चलेगा एक बार में की। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, आप कभी भी स्विच कर सकते हैं। देखो होता क्या है, ये आपका, एक मिनट इसको समझाए, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, ये सेकेंडरी मेमोरी है, ये आपकी मेन मेमोरी है। ठीक, और ये आपका सीपीयू है। यहाँ कई प्रोग्राम रखे हैं सेकेंडरी मेमोरी से, अभी को मतलब नहीं, लेकिन जो भी प्रोग्राम रन होगा उसको रैम में तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि सीपीयू का डायरेक्ट कम्युनिकेशन इसके साथ तो है ही नहीं आपको सेकेंडरी मेमोरी। आप यहाँ पर आ गए, P1 को लेकर आ गए, इसकी साइज के हिसाब से रैम की साइज, रैम से ज्यादा साइज से ज्यादा लेके नहीं आ सकते। P3 P4, हालांकि अगर ज्यादा होता है कम होता है, ये काम तो आप तो केवल क्लिक करने का काम कर रहे हैं। इंटरनली कौन मैनेजमेंट कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम से मेमोरी मैनेजमेंट, फंक्शनली पढ़ेंगे इसको, है ना। अब हमने ये क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने जैसे P1 को दे दिया, इसको असाइन कर दिया P1 को सीपीयू को। ठीक है, कौन सा असाइन होगा, ये सीपी शेड्यूलिंग है मेमोरी में, अभी वो पढ़ेंगे ना प्रोसेस मैनेजमेंट, वो कैसे करता है, उसकी कौन सी एल्गोरिथम है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। अब P1 को जब असाइन कर दिया, P2 को भी कर सकता है, ऐसा नहीं P2 को नहीं करेगा, P3 को भी कर सकता है। सवाल ये नहीं क्या असाइन किया है, किस ऑर्डर में किया है, वो भी नहीं है, लेकिन P1 को जब आपने इसको असाइन कर दिया, तो P1 प्रोसेस जब तक सीपीयू छोड़ेगा नहीं, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। चाहे कितना भी इमरजेंसी प्रोसेस आ जाए आपके पास, पहले P1 इसको कम प्रोसेस इसको कंप्लीट करेगा, उसके बाद सेकंड प्रोसेस आपके पास आएगा। लेकिन जो मल्टीटास्किंग वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें इसको ब्लॉक स्टेज में डाल देता है। ठीक है, आ जाइए, तो आप ऐसा करो, ब्लॉक स्टेज में चले जाओ, दूसरे प्रोसेस को ले लेगा। मतलब स्विच कर सकता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ, उसको हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। ठीक है, जो जो प्रेजेंट अपने ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं सब मल्टीटास्किंग होते हैं।
और जो प्रोसेस की स्टेज बनाई जाती है वो मल्टीटास्किंग को कंसीडर रखते हुए प्रोसेस की स्टेज होती है। उसमें आपने देखा होगा न्यू है, रेडी है, रनिंग है, ठीक है, ब्लॉक स्टेज होती है, वो ब्लॉक स्टेज यही होती है आपकी। वेट करने को आप अब तक वेट कर लो, ठीक है, नहीं तो अगर ये उसको प्रोसेस को कंप्लीट ही करता तो वेट की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती वेट स्टेज की आपकी। ठीक है, सस्पेंडेड रेडी है, सस्पेंडेड क्वीज है, वो पढ़ेंगे अभी। ठीक है, ये तो रहा आपका मल्टी प्रोग्रामिंग का। और मल्टीटास्किंग क्या कहती है कि इसमें सर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट भी आपने ऐड कर दिया कि इंस्टेंटली कोई रिक्वायरमेंट अगर आ जाती है तो आप इसको वेट स्टेट में या ब्लॉक स्टेज में भेज दीजिए, पहले दूसरे वाले को रन कर दीजिए, P3 को रन कर दीजिए, उसके बाद कहने का मतलब है P1 से P3 में जंप कर सकता है, P3 से P4 में जंप कर सकता है, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होती है आप स्विच कर सकते हैं। तभी आप जब विंडो खोलते हैं ना, अलग अलग विंडो, एक विंडो खोल दी इस पे वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए विंडो 1 है, दूसरी विंडो खोल के दूसरे प्रोग्राम में वर्क कर रहे हैं। अब जब सीपीयू इस पे वर्क कर रहा है, जब आपने विंडो 2 खोली तो यहाँ स्विच होकर विंडो 2 पे आ गया, विंडो 3 है तो विंडो 3 पे रन तो एक ही प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन स्विच कर रहा है, कंटेक्ट स्विचिंग कर रहा है वो बार बार, है ना। इसी कंटेक्ट स्विचिंग को हम बोलते हैं टाइम शेयरिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग को बोला जाता है टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम अलॉटेड है, जितने भी टाइम आपने काम कर रहे हैं, मतलब टाइम को मैनेज किया है उसने। ठीक है, ये तीनों एक ही चीज है। मल्टीटास्किंग, कंटेक्स्ट स्विचिंग तो कॉन्सेप्ट है और टाइम शेयरिंग इसी का सेकंड नेम है। क्लियर है सबको? इसके बाद आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? फोर्थ है आपका, केवल ये 4-5 लिखे हैं यही नहीं होते हैं, बहुत होते हैं, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है और भी कई तरीके के हैं, लेकिन ये जो बेसिकली 4 या 5 हैं यही काम में आते हैं। और क्वेश्चंस जो देखे भी गए हैं तो इन चारों पांचों में से देखे गए हैं। ठीक है, ऐसे तो बहुत से हायरार्चिकल नेटवर्किंग वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है, नेटवर्किंग का भी है, और भी हैं 3-4 तरीके के। ठीक है, आपको ये 5 ही करना है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है कि सर रियल टाइम का सिंपल सा मतलब ये है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर टाइम डिले बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्पेशली डेवलप किए जाते हैं जहां डिफेंस से रिलेटेड चीजें आ गई है, जैसे मिसाइल डेवलपमेंट है आपका। मिसाइल डेवलपमेंट है कि इस टाइम पीरियड पर ही वो जगह जाकर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाकर गिरनी चाहिए। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ कि आपने यहाँ से मिसाइल दागी, आप कहते हो कि सर अ, दिल्ली से मिसाइल आती है, ठीक है, और उमंग कोचिंग पर गिरती है मान लो, ठीक है, कितने बजे? अरे, मैं केवल एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए 7 बजे गिर जाती है, ठीक है, अब आपने इसका टाइम पहले से फिक्स कर रखा है 7 बजे, क्योंकि आपको मालूम है 7 बजे एक पर्टिकुलर पर्सन आने वाला है जिस पर हम ये दागनी है ना। तो आपकी जो टाइम फिक्स है उस हिसाब से तो ऑपरेटिंग सिस्टम में 1 मिनट का भी डिले नहीं हो सकता वहाँ। जो टाइम फिक्स है वो टाइम फिक्स है। तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ऐसे बनाने पड़ते हैं जो टाइम के बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली फॉलो करें, मतलब टाइम मैनेजमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तो उस तरह के जो होते हैं वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहे जाते हैं। ये स्पेशली डेवलप किए जाते हैं, अपने जो सिस्टम होते हैं उसमें यूज में नहीं आते हैं, इनको डेवलप करना पड़ता है हमेशा, है ना। तो जनरल पर्पज में, जनरल ह्यूमन बींग के यूज में ये नहीं होते हैं। पांचवा होता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम से मतलब ये होता है, एम्बेडेड से मतलब होता है हार्डवेयर बेस्ड चीज, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं उनको एम्बेडेड बोलते हैं हमेशा। ठीक है, तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह में यूज में आते हैं। उसमें क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर्स में रैम, रोम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे इनबिल्ट होते हैं आपके। तो उसी जैसे सिस्टम्स को क्या बोला जाता है, एम्बेडेड। मतलब हार्डवेयर को, स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर को रन करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने कंप्यूटर को बना दिया ये वाला यहाँ पर, अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये वहां नहीं चलेगा उस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। वहां विंडोज थोड़ी चलानी पड़ेगी आपको, वो तो छोटा सा है, तो उतना तो कैपेसिटी नहीं है उसकी, ना उसकी रैम की कैपेसिटी है, ना रोम की कैपेसिटी है। तो मतलब उसके लिए भी स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने पड़ते हैं जो उस हार्डवेयर को परफेक्टली रन कर सके। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर आता है 100 रुपीज का, मान लो छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर। अब इसमें हमने
ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हैं, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी डालोगे। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की तो साइज ही आपकी 1 GB के बराबर होगी। हाँ, तो वहाँ तो जो रैम की साइज है वो होगी आपकी 400 मान लो आप। तो आपको एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि वो उसके हिसाब से सूटेबल हो। तो जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, बहुत से माइक्रो कंट्रोलर में ओएस जो होता है वो इनबिल्ट आता है, तो वो इसी हिसाब से डेवलप करते हैं। ऐसे ही बहुत सी जगह है जहाँ भी आपके अब जैसे रोबोटिक्स है आपकी, रोबोटिक्स के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम तो होता ही है। ठीक है, कुछ में होता है, कुछ कंप्यूटर से चलते हैं, एम्बेडेड सी से उसको कनेक्ट कर देते हैं। वो डिपेंड करता है कैसा कैसा हार्डवेयर है आपका। तो वहाँ जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किए जाते हैं उस पर्टिकुलर हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए, वो सारे कहलाते हैं आपके एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम आपके। ठीक है। अब जो ये रियल टाइम है और एम्बेडेड है, इन 90% केसेस में स्पेशलाइज्ड होते हैं आपके, डेवलप किए जाते हैं। जो अपने कंप्यूटर में काम में आते हैं वो नहीं होते हैं आपके। ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप्स है, और अपने जो पर्पज में आते हैं सारी मल्टीटास्किंग है आपके जितने भी हैं। अब आते हैं इसकी फंक्शनलिटी पर कि ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या फंक्शनलिटीज होती हैं। फंक्शनलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस। इसमें सबसे पहले आती है आपकी सीपीयू शेड्यूलिंग बोल दीजिए या प्रोसेस मैनेजमेंट बोल दीजिए आप। शेड्यूलिंग इसी को कहते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस शेड्यूलिंग भी बोल दीजिए, प्रोसेस मैनेजमेंट का एक पार्ट है ये। मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, मोस्टली ये वाले पार्ट आपके होते हैं। तो अपने जो कोर्स में दे रखा है वो दे रखा है सिलेबस में प्रोसेस मैनेजमेंट का। हालांकि प्रोसेस मैनेजमेंट भी काफी बड़ा पार्ट होता है, लेकिन प्रोसेस मैनेजमेंट में सीपीयू शेड्यूलिंग से मतलब है आपका। अब देखिए, सीपीयू शेड्यूलिंग किसको कह रहे हैं, डिटेल में बाद में जाएंगे, अभी केवल इनको समझ लेते हैं थोड़ा। पहला है सीपीयू शेड्यूलिंग। देखिए ये आपका सीपीयू है, ये आपकी मेन मेमोरी है, और सॉरी हाँ मेन मेमोरी कह सेकेंडरी मेमोरी, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, ये कनेक्टेड हो गया इस नंबर से। ये है, मान लीजिए इसमें प्रोग्राम है P1, P2, P3, P4, इस तरह का है। तो ये हो गया, ये है। अब देखिए आप, रैम के अंदर एक से ज्यादा प्रोग्राम अकोमोडेट हो सकते हैं, मल्टीटास्किंग है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब सीपी शेड्यूलिंग में ये कहता है कि सर P1, P2, P3 और P4 आपके प्रोग्राम हैं। कौन सा प्रोग्राम सीपीयू को असाइन किया जाएगा, मतलब उनकी सीरीज क्या रहेगी। ठीक है, पहले P1 दिया जाएगा या P2 दिया जाएगा, P3 दिया जाएगा, P4 दिया जाएगा,
कैसे दिया जाएगा उसके अंदर। ठीक है, ये कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो आप इसको कह सकते हो कि मेन मेमोरी के जो प्रोग्राम हैं उनको सीपीयू को असाइन करना, कैसे करना है वो काम कहलाता है आपका सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक है, कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। ये है आपका सीपीयू शेड्यूलिंग। इसी को जॉब शेड्यूलिंग भी बोलते हैं, इसी को प्रोसेस शेड्यूलिंग भी बोलते हैं। तीनों इसी के नाम होते हैं। प्रोसेस शेड्यूलिंग का मतलब है प्रोसेस का शेड्यूल करना। शेड्यूल मतलब एक तरीके से मैनेजमेंट करना कि कौन सा प्रोसेस पहले दिया जाएगा, कौन सा प्रोसेस बाद में दिया जाएगा। अब करता कैसे है? तो इसकी अपनी एल्गोरिदम होती है कि पहले कौन सा आया, प्रोसेस आया तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे जो पहले आएगा उसको दिया जाएगा। किसी का टाइम देखा जाएगा, किसी का टाइम शेयरिंग के हिसाब से दिया जाएगा। वो सारी एल्गोरिदम प्रोसेस मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं। ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है, हर चीज के पीछे एक लॉजिक है। हम तो केवल अभी फंक्शनलिटी बता रहे हैं कि इस फंक्शनलिटी का नाम ये है। होगा कैसे वो तो पढ़ेंगे। प्रोसेस मैनेजमेंट आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो ये रहा प्रोसेस मैनेजमेंट। दूसरा है मेमोरी मैनेजमेंट। दूसरा क्या है आपका? मेमोरी मैनेजमेंट। देखो, मेमोरी मैनेजमेंट क्या कहता है? मेमोरी मैनेजमेंट से मतलब ये है कि आपके सारे प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में रखे हुए हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी मेमोरी की जो साइज है वो है आपकी 1 TB, 1 TB मान लीजिए। और रैम है, इसकी साइज है आपकी 2 GB की। और 2 GB के अंदर आप ये मान लें कि 2 GB के अंदर आप जब करोगे तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी लोड होके आएगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी ले लेगा 1 GB के आसपास। तो आपके पास रिमेनिंग साइज कितनी बची? 1 GB की बचती है। अब आप एक मूवी लोड करवा रहे हैं किसके अंदर? रैम के अंदर। मूवी की साइज है आपकी मान लीजिए 8 GB की है। 8 GB होती नहीं है बट HD जो ग्राफिक्स वाली है मान लो 8 GB की है। आती है 8 GB की भी? 12 KB नहीं, 12 GB तक। GB तो हाई डेफिनेशन होती होंगी कुछ ग्राफिक्स वाली। हाँ वैसे तो क्या ही। और कितने आवर में कंप्लीट हो जाती है 8 GB वाली, 12 GB वाली? स्पीड पे भी डिपेंड कर रहा होगा। बहुत हैवी आने लगी है यार ये तो। चलो, अब मान लीजिए 8 GB है और आपकी रैम की साइज है 1 GB की। अब पूरी मूवी तो लोड होके नहीं आ सकती रैम के अंदर एक साथ। ठीक है, तो आप क्या करते हैं उसके अंदर? आपने तो लोड करा दिया, क्लिक करा दिया आपने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हो आप तो। इंटरनली जो मैनेज कर रहा है कि कितना पार्ट जाएगा कितना नहीं जाएगा। बेसिकली होता क्या है कि जो रैम की साइज है, मान लीजिए ये रैम है आपकी। ठीक है, ये रैम है और इसकी साइज है आपकी 1 GB की, है ना? 8 GB आपको इसमें लोड कराना है, 8 GB लोड हो नहीं सकता। तो होता क्या है कि जितना स्टार्टिंग के अंदर लोड हो जाता है, मान लीजिए ये लोड हो गया आपका 1 GB मूवी लोड हो गई। ये 1 GB मूवी लोड होके आ गई है। अब क्या होता है कि जैसे 1 GB हो गया, अब पुराना जो है वो तो आप देख नहीं रहे हैं ना। आप तो कर्सर आगे जाता है चला जाता है आपका। तो जो पुराना जो पेजेस हैं ये क्या होते हैं? वापस रिप्लेस होके सेकेंडरी मेमोरी में पहुंच जाते हैं आपका। ठीक है, तो इस तरीके से रैम को मैनेज किया जा रहा है। अब इसको कैसे मैनेज करते हैं? इसको करते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम से। रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम होती हैं कि क्या तरीके की पुराना पेज है, जो ओल्ड पेज है वो वापस सेकेंडरी मेमोरी में पहुंचते हैं जिससे रैम जो है वो खाली होती जाए और जो नया पेज है वो इसके अंदर इंसर्ट होता चला जाए। एक तो ये है। फिर दूसरा ये है कि जो भी मूवी आ रही है वो पेज बाय पेजेस आ रही है, पूरी मूवी नहीं आ रही है, पेज फॉर्म में आ रही है। मतलब एक ब्लॉक फॉर्म में है, पेज कह दो, यहाँ उसको पेज बोलते हैं या उसको ब्लॉक बोलते हैं। तो पेजेस फॉर्म के अंदर आ रही है और पेजेस फॉर्म के अंदर ये यहाँ पे जाके इंसर्ट हो रही है। ठीक है, जैसे पेज और पेज फ्रेम का कॉन्सेप्ट है आपका। यहाँ से कॉपी किया पेज और यहाँ पर पेस्ट कर दिया आपका। ठीक है, तो ये चीजें होती तो सेकेंडरी मेमोरी से पेज आकर प्राइमरी मेमोरी में कैसे अकोमोडेट होगा, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है आपका वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट। वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट। ये करता कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट का है कि किस तरीके से पेज आएगा
और यहाँ आके अकोमोडेट होगा। ठीक है, पुराने पेज को आप कैसे रिप्लेस करके वापस सेकेंडरी मेमोरी में लेके जाओगे। ठीक है, पेजेस की साइज क्या होगी, क्या नहीं होगी। ठीक है, ये जो ब्लॉक बनेंगे, रैम मेमोरी में ब्लॉक बनते हैं, ये वेरिएबल होंगे या फिक्स होंगे, ये सारी चीज कौन डिसाइड कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। ठीक है, हाँ तरीके हैं, मैं ये कह रहा हूँ ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता है। अब पेज रिप्लेसमेंट है, इसकी भी एल्गोरिदम है। पेजेस आएंगे, कैसे आएंगे, क्या नहीं आएंगे, उसका भी एक सिस्टम है, ऑटोमेटिक कुछ नहीं है, जिसके बेसिस पर ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम करता है। बट ये आता किस में है? ये सारा चीजें आती हैं आपकी मेमोरी मैनेजमेंट का पार्ट हो जाती है। और ये मेमोरी मैनेजमेंट कौन मैनेज कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है। सिस्टम इसको मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो ये मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हम पढ़ते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट क्या आपके सिलेबस में है क्या? बेसिक अनुदेशक के सिलेबस में तो नहीं है। ठीक है, सीनियर इंस्ट्रक्टर के सिलेबस में है, और बहुत अच्छा टॉपिक है, काफी इंटेंस टॉपिक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी। ऑपरेटिंग सिस्टम की रेफरेंस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं क्वेश्चंस बनते हैं वो मेमोरी मैनेजमेंट में से ही बनते हैं। ठीक है, तीसरा है आपका फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट से मतलब है जब भी आप कोई फाइल बना रहे हैं, तो फाइल है, फिर फोल्डर्स है, डायरेक्टरीज हैं, ये सारी है ना, डायरेक्टरी को सी डायरेक्टरी में जाएगा, डी में है, ई में है, कौन सा फाइल सिस्टम है, एन टी एफ एस है, एफ एस है, विंडोज में होता है ना, ये वाली चीज़। ये कौन मैनेज करता है? ये सारी चीजें ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है इंटरनली। ठीक है, तो फाइल मैनेजमेंट का सारा काम कौन देख रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा है। अब फाइल कौन सी है, डायरेक्टरी कौन सी है, सिंगल लेवल है, डबल लेवल है, ये फाइल मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो फिर उसमें जाते हैं। ये भी आपका सीनियर इंस्ट्रक्टर में है, सिलेबस के अंदर। फोर्थ है, बेसिक इंस्ट्रक्टर में कुछ नहीं है, बेसिक इंस्ट्रक्टर में केवल इंट्रोडक्शन है और प्रोसेस मैनेजमेंट दे रखा है। इसके अलावा है डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट से मतलब हार्ड डिस्क है, डीवीडी है, सीडी है। ठीक है, इनके बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, इंटरेक्शन प्रोवाइड करना, इंटरफेस प्रोवाइड करना। जो ड्राइवर्स होते हैं, बिना हार्डवेयर जो है, बिना ड्राइवर के तो नहीं चल सकते ना, ड्राइवर तो होते हैं। तो ड्राइवर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ड्राइवर को कौन हैंडल करता है, कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है आपका। ठीक है, अगर ड्राइवर ही नहीं होंगे तो आप किसी हार्ड डिस्क को, किसी भी हार्डवेयर को आप चला ही नहीं सकते। ड्राइवर तो रिक्वायरमेंट होगी ना। तो ड्राइवर जो होते हैं उनको कौन मैनेज कर रहा है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है सारा। ठीक है? फिर है सिक्योरिटीज वगैरह। सिक्योरिटीज में ये है कि अगर आप किसी में पासवर्ड देना चाहते हैं, किसी भी चीज के अंदर, फाइल में, फोल्डर्स में, किसी भी चीज में, तो आप दे सकते हैं उसको। पासवर्ड जो है सिक्योरिटी सिस्टम से, वो भी मैनेज कौन कर रहा है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं चीजों में। तो ये बेसिकली छोटे 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 इनके फंक्शन है। मेन जो फंक्शन है वो है प्रोसेस मैनेजमेंट का, मेमोरी मैनेजमेंट का और फाइल मैनेजमेंट का। ये जो है, ये तीनों अपने आप में ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टॉपिक बन जाते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग एक पूरा टॉपिक है, मेमोरी मैनेजमेंट का एक पूरा टॉपिक बन जाता है, फाइल मैनेजमेंट का एक पूरा टॉपिक आपका बन जाता है। ये पूरा सिलेबस बन के आपके सामने आ जाता है। फिर वो डेडलॉक्स वगैरह सब प्रोसेस मैनेजमेंट में डिटेल में चले जाते हैं, तो वहाँ ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। तो ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सब्जेक्ट बनकर आता है। ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आपको बिल्कुल भी इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बेसिक इंस्ट्रक्टर के हिसाब से कुछ है ही नहीं सिलेबस में आपके। आपको पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन से लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको वैसे देख लेना आप, कौन कौन से मार्केट में चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे हैं, फंक्शनलिटीज क्या हैं, टाइप्स क्या हैं। और प्रोसेस मैनेजमेंट है, उसकी जो एल्गोरिदम है वो तो कराएंगे खैर अपन। तो 4 एल्गोरिदम है, तो हो सकता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन उससे बन जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन एल्गोरिदम है तो बनने चाहिए। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि एल्गोरिदम का मतलब ही क्या है, एल्गोरिदम का बिना न्यूमेरिकल्स के। तो वो अपने को करने हैं, है ना। और बहुत ही सिंपल एल्गोरिदम है, ऐसा नहीं है जो बहुत टफ समझ रहे हो आप। बहुत प्रोसेस मैनेजमेंट की एल्गोरिदम बहुत ही सिंपल। इवन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। सिक्योर सब्जेक्ट कहते हैं, डीबीएमएस हुआ, ओएस है, ये सब सिक्योर है। आपके जो सिलेबस के हिसाब से तो सीईओ भी सिक्योर सब्जेक्ट है। लेकिन अगर सीईओ की डीप में जाते हैं ना आप, जैसे गेट वगैरह में, तो सबसे डेंजर सब्जेक्ट है ये। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं इसके, क्योंकि बहुत इंटेंस के वहाँ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भी डाल देते हैं, कई चीजें हैं, 4-5 कॉन्सेप्ट है, बहुत टिपिकल बन जाता है। नेटवर्किंग है, इसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मतलब सिलेबस के हिसाब से तो कुछ भी नहीं, आईएसओ एसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल दे रखा है आपके, और उनकी फंक्शनलिटीज़ हैं, कौन सी डिवाइस किस पे काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये सब चीज़ देखनी है आप। यही क्वेश्चन बनने हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये बहुत टफ है। अगर हम डीप लेवल पे जाएं तो हर चीज़ में, हर प्रोटोकॉल अपने आप में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाते हैं, अपने आप टफ हो जाता है। अब मान लीजिए कल को आप प्रोग्रामर की तैयारी करते हैं, तो वहाँ सीईओ तो खैर नहीं है, नेटवर्किंग है आपका, तो नेटवर्किंग बहुत डीप में है, गेट लेवल तक आपको जाना ही पड़ेगा। क्योंकि वहाँ 2 ही पेपर होते हैं आपके, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड।
पेपर फर्स्ट में आपके डीबीएमएस और नेटवर्किंग, और पेपर सेकंड में आपके शायद जावा है और एक सैड है, सिस्टम एनालिसिस डिजाइन। तो एक पेपर में 50 क्वेश्चन बनाने होते हैं उसको वहां पर। तो उसके पास बहुत स्कोप है, बहुत अंदर तक जाता है। लेकिन यहाँ आपके पास एग्जामिनर के पास ज्यादा स्कोप नहीं है। एक सब्जेक्ट मतलब 8 से 10 क्वेश्चन, 8 से 9 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन मान के चले मैक्सिमम। कैसे बना लेगा 7 से 8? को डीप में जाने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही बहुत क्वेश्चन है उसके बनाने के लिए। 80 क्वेश्चन ही तो आने हैं आपके, सब्जेक्ट में 12। ये तो है नहीं किसी को स्किप करेगा। 120 नंबर का तो नॉन टेक्निकल डाल रखा है उसने। थोड़ा सा अगर स्मार्ट स्टडी करो आप, 100 नंबर का तो फर्स्ट पेपर है ही ना आपका, फर्स्ट पेपर। ठीक है। सेकंड पेपर में पेडागोजी डाल रखी है ना, तो 10-15 क्वेश्चन तो पेडागोजी में आएंगे। ये तो कॉमन सेंस की टीचिंग पोस्ट है, तो पेडागोजी में आना ही आना है, वेटेज तो देंगे ही देंगे उसका। अगर मैं 20 क्वेश्चन मान लेता तो 120 तो नॉन टेक्निकल पोर्शन है आपका। हाँ। हाँ, लेकिन वो तो शायद हटा देंगे, मेंटल वो तो फर्स्ट में सेकंड में डाल दिए, मान लीजिए हटा गई, वो मान लो हट जाएगी वो तो। ठीक है, तो भी 120 नंबर का नॉन टेक्निकल पोर्शन हो रहा है। टेक्निकल का तो वेटेज ही नहीं कर रखा है इन्होंने। और लोग पढ़ रहे हैं पूरा डीप में। अरे आपने पाइथन है, पाइथन में 20 दिन लगा दिए, क्वेश्चन तो एक ही आना है। 4 प्रोग्रामिंग दे दी, एक ही तो टॉपिक दे रखा है उसका प्रोग्रामिंग का, सी है, सी प्लस प्लस है, उसी में जावा दे दी, उसमें पाइथन दे दी। दो दो क्वेश्चन मान लीजिए आप सबके, तब जाके आपके 8 या 10 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे उस यूनिट के अंदर से। अब 1 या 2 क्वेश्चन ज्यादा आ ही नहीं सकता आपका। अब मैंने देखा है कोचिंग में डॉट नेट 20 दिन में लग रही है। अरे करोगे क्या उस 20 दिन का? कितना टाइम खराब कर दिया 20 दिन के अंदर से। डॉट नेट में एक क्वेश्चन आएगा, और वो होगा या नहीं होगा इसकी भी तो कोई क्या गारंटी है आपकी? 20 दिन पढ़ने के बाद भी, उस 20 दिन में तुम राजस्थान जीके पढ़ लेते, ज्योग्राफी पढ़ लेते, तो आपके 25 क्वेश्चन कवर हो जाते। भाई हमें सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, हमें अभी एक्सपर्ट नहीं बनना है। हमें जैसे सिलेबस में गाइडलाइंस दे रखी है उसके हिसाब से, हाँ कोर्स आपका कंप्लीट हो गया है तो आप डीप लेवल में जा सकते हैं कि अपना कोर्स तो हो ही चुका है, अब और एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते, वहां तो ठीक है ये स्टडी। लेकिन पहले जब आपको क्लियर कर दिखाई दे रहा है सिलेबस के हिसाब से, 120 नंबर नॉन टेक्निकल दे रखे हैं और 80 नंबर का टेक्निकल दे रखा है आपके पास, और 80 में भी आपके पास 10 या 12 यूनिट दे रखी है, किसी यूनिट को स्किप तो करेगा नहीं। ये तो कंफर्म मान के, स्किप कभी नहीं होता है, उसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं। अगर हम एवरेज मान के चलें तो हार्डली 7 से 8 क्वेश्चन एक यूनिट में से आते हैं, इससे ज्यादा आते ही नहीं है। अब सीओए और ऑपरेटिंग सिस्टम इनको मिला के 7 से 8 क्वेश्चन बनाएंगे मुश्किल से, दोनों को मिला, हर यूनिट में से नेटवर्किंग में 7 से 8 क्वेश्चन बनेंगे। कर लो आप। ऑफिस में से भी इतने ही बनने वाले हैं, फंडामेंटल्स में। मान लीजिए आपका नेगेटिव थोड़ा सा वीक भी हो गया, आपने 2-3 क्वेश्चन गलत कर दिए टेक्निकल में, 4-5 भी गलत कर दिए। अब मान लीजिए एक बंदा आता है एमए बीएड का, मैं कोचिंग में और जाता हूँ वहां, उसने एमए बीएड किया था, अभी रीट में उसके 138 100 आया तो रद्द हो गई। उसने कंप्यूटर पीजीडीसी भी कर लिया था, अब उसका पहला पोर्शन तो पूरा कंप्लीट है। ठीक है, मतलब वो 100 में से 80 से 85 नंबर लाने की कैपेसिटी रखता है। कंप्यूटर की एबीसीडी भी नहीं आती है उसको, लेकिन पीजीडीसी ले लिया, और 3-4 महीने में इतना तो कवर कर ही लेगा ना कि कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उसको बहुत डीप में थोड़ी जाना है, उसको टेक्निकल पर्सन थोड़ी बनना है इस चीज के अंदर। और आराम से इसमें 40 भी नंबर लेके आ गया, 50% में सिलेक्शन है। और जो चीजें 120 वाला पोर्शन है, इसको लोग छोड़ के बैठे हुए हैं, जबकि आपके सिलेबस में दे रखा है, मैं को थोड़ी बता रहा हूँ, क्लियर दिखाई दे रहा है 120 नंबर। और यही चीज है वो डिसाइडेबल होगी। कम से कम 50 नंबर की तो राजस्थान जी के आने वाली है आपकी, इसमें ज्योग्राफी और आपका कल्चर वाला पार्ट है। 4 पोर्शन दे रखे ना आपके, मैथ्स है, रीजनिंग है, एक करंट अफेयर्स है, साइंस वाला पोर्शन है, एक आपका ज्योग्राफी है, और एक आपका कल्चर वाला है। हिस्ट्री में से तो कम आते हैं, बट कल्चर वाला मान लीजिए आप। 5 पार्ट में डिवाइड है, मतलब 20-20 क्वेश्चन हम एवरेज मान सकते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। तो आपका कितना हो गया? 20-5 100 हो गया आपके। तो देख लो आपको कहाँ ज्यादा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंस नहीं होती है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट आपको अपने हिसाब से करना है, क्योंकि हमारा एम तो निकलना है ना। निकलने के बाद हम ठीक है, सब कुछ आपने पढ़ाई की है, बाकी तो आपको कितना भी नॉलेज हो, आपको साथ वाले कह देंगे यार कुछ नहीं किया था पढ़ाई, घूम रहा था कोचिंगों में, वैसे ही टाइम पास करता हूँ। रियलिटी है ये सोसाइटी की। तो हमको टाइम मैनेजमेंट उसी हिसाब से करना है। ठीक है, कि कितना सिलेबस दे रखा है, कितना वाइड में जाना है, कितना नहीं जाना है आपका। अब इसमें एक तो ऑफिस है, ऑफिस में से 7-8 क्वेश्चन बन जाते हैं। फंडामेंटल है, उसमें से ही बनेंगे क्वेश्चन, स्किप तो करेगा नहीं। ठीक है, प्रोग्रामिंग बिल्कुल करें, मैं ये नहीं कर रहा हूँ प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, ये चीज मैं बता रहा हूँ। टाइम है, आप डीप में जाएं, आपने ये भी कोर्स कर लिया, ये भी कोर्स कर लिया, अब आपके पास 2-3 महीने, ऐसे बहुत से स्टूडेंट कर चुके हैं, तो अब ठीक है, उनके लिए तो अच्छा है, आप जितना डीप में जाए अच्छी बात है। लेकिन डीप के चक्कर में ये नहीं कि साहब डॉट नेट आप 20 दिन पढ़ रहे हैं, मालूम चला एक क्वेश्चन आया वो भी गलत हो गया।
नहीं, ऐसा होता है कि वो भी गलत हो गया कि मतलब क्या निकला 20 दिन में। पाइथन ले लेके बैठे हुए हैं 20 20 25 25 दिन, आएगा एक या दो क्वेश्चन, करोगे क्या उसका? क्योंकि जो आपकी प्रोग्रामिंग वाली यूनिट है उसमें देखिए आप कितना लंबा, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, डॉट नेट है, उसी में ब्लॉकचेन है, उसी में आर्टिफिशियल है, उसी में मशीन लर्निंग है, सब कुछ मिला रखे हैं। 10 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे उस यूनिट से। और 10 में से एक ही में तो देगा नहीं, दो क्वेश्चन सी के भी देगा, एक क्वेश्चन सी प्लस प्लस के भी, एक जावा के भी, एक ब्लॉक चेनिंग के, ये लो 10 क्वेश्चन हो गए आपके, एक एक क्वेश्चन बनता है एवरेज। और ये भी हो सकता है कि आपने 20 दिन डॉट नेट पढ़ा हो, मालूम चला एक भी क्वेश्चन ये भी हो सकता है, क्वेश्चन ही ना बने उसमें से। हाँ? तो यहाँ ये टाइम मैनेजमेंट होता है, फिर वहां नॉलेज से मतलब नहीं कि आप डॉट नेट के कितने एक्सपर्ट हैं, जावा के कितने एक्सपर्ट हैं, कोई मतलब नहीं। होगे तो इंडस्ट्री में काम करो ना, फिर आप, कौन मना कर रहा है आपसे? तो जहां जैसी रिक्वायरमेंट होती है टाइम के हिसाब से, वो ही चीज आपको सक्सेस बनाती है अपने लाइफ के अंदर। पेडागोजी 20 क्वेश्चन मान के चले, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, अगर टीचिंग पोस्ट इसको मान रहे हैं तो ठीक है, आएंगे आएंगे। बिना पेडागोजी के टीचिंग पोस्ट बनती ही नहीं है। है? अब ये होता कि हाँ, ये पेडागोजी वाला सेक्शन भी फर्स्ट पेपर में डाल देते हैं आपके, तो टेक्निकल अच्छा हो जाता, 100 100 नंबर का, 50 50% का। तो वहाँ टेक्निकल पर्सन को ये जो है उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है कि उनका वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू वो। लेकिन आज की तारीख में अगर हम कंपेयर करें, तो हो सकता है कि नॉन टेक्निकल पर्सन आपसे ज्यादा एजेस में है, क्योंकि 100 120 क्वेश्चन तो पढ़ते ही आए ना, पढ़ ही रखा है उन्होंने पहले से। 4 साल से रीट की तैयारी कर रहे हैं ना वो लोग, बार बार रद्द हो रही है, तो प्रिपरेशन अच्छी हो गई इन लोगों की, आपसे तो बेटर हो ही चुकी है उनकी, अच्छी। ठीक है। हाँ। अच्छा, रीट से हो तो? हाँ, तो फर्स्ट पोर्शन तो उनका कंप्लीट है ही ना, ऑटोमेटिकली कंप्लीट है। अब इनको राजस्थान जी के क्या पढ़नी है, इनको तो सब कुछ पढ़ी हुई है राजस्थान जी की। तो 50 क्वेश्चन तो राजस्थान जी के उसके वैसे ही कवर है इनकी। अब मैथ्स रीजनिंग है वो भी कर लेंगे, मैथ्स रीजनिंग भी आती है यार इसमें। हाँ, कवर तो आप भी कर लोगे, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, कवर करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जब ये पढ़ ली तो वही पढ़ लोगे, पर टाइम की 3 महीने में कवर करने हैं आपके सारे चीजें, ये चीजें हैं। तो यहाँ ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। कोई भी एग्जाम टाइम मैनेजमेंट से ही सक्सेस किए जाते हैं, इससे नहीं किए जाते हैं आपको कितना नॉलेज है। हो सकता है हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, वो एक्सपर्ट 20 20 साल तक उन सब्जेक्टों को पढ़ते आए हैं, तो आप उनका मुकाबला थोड़ी करोगे उस सब्जेक्ट में। लेकिन हो सकता है वो एग्जाम ना निकालें, वो दो ही सब्जेक्ट जानते हो, पूरी चीज थोड़ी जानते हैं वो चीज। तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको तो बस निकालना है एग्जाम। और ये इसलिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, 10,000 सीटें बहुत होती हैं यार, बहुत होती हैं। ठीक है, 2 लाख या 2.5 लाख से ज्यादा फॉर्म नहीं आने वाला है। जिस दिन फॉर्म बंद होंगे, उस दिन आप मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा कितने फॉर्म आए हैं। क्योंकि आरपीएस या दिनस बोर्ड के अंदर हमारे साथ कई लोग लगे हुए हैं, आईए भी हैं, प्रोग्रामर्स भी हैं। तो एग्जैक्ट नंबर 2 या 2.5 लाख के आसपास बैठेगा, जितना हम मान के चल रहे हैं। अब 2 2.5 लाख में से 50% तो प्रिपरेशन करता ही नहीं है आपकी, हार्डली 1 लाख है। 1 लाख में से भी जो सिंसियर हैं वो 40 50 ही हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। 1300 अभी तक? हाँ, सिंसियर नहीं है ना बच्चे, मैं यही तो बता रहा हूँ आपको, नहीं है सिंसियर। आप क्या समझते हो राजस्थान के बाहर के फॉर्म भरेंगे? अब ये जो निकाला है अधीनस्थ बोर्ड ने, फर्जी डिग्री वाले अप्लाई नहीं किया, ये क्यों निकाला है? क्या अधीनस्थ बोर्ड को पता नहीं कि डिग्रियां बनती है? यहाँ 15 15 प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं, जब राजस्थान के अंदर 50 प्राइवेट यूनिवर्सिटी आ चुकी है। यूनिवर्सिटी में पैसा किसका लगा हुआ है? इन्हीं लोगों का तो लगा हुआ है पैसा बैकडेट में। मुझे 15 साल एजुकेशन में हो गए, किसके पीछे देखो मालिक कौन है इन लोगों के, ये खुद ही नेता ही तो हैं। पीजीडी से अलाउ क्यों किया? क्योंकि इनकी कमाई हो रही थी, बिकी है ना पीजीडी से, कम से कम लाखों बिकी है। तो इनकम हुई है उनकी, 1 लाख को मल्टीप्लाई कर दो 15,000 रुपए से, पीजीडी से कितना होगा, 15 करोड़ का बिजनेस किया उन्होंने। तो ऐसे थोड़ी गेम चलता है, सब कुछ पता रहता है। हाँ, लेकिन यह है कि इससे पैनिक क्रिएट हो गया, पैनिक क्रिएट हो गया तो लोग डरेंगे फॉर्म भरने से, जो पीजीडीसी वाले, मतलब जिन्होंने फर्जी बनाई, मैं ये नहीं कह रहा सारे पीजीडीसी फर्जी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अभी पिछले 1 साल में जो बना बना के लेकर आ गए हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी ऐसा नहीं है, पीजीडी से वहां भी अच्छे बच्चे निकलते हैं, स्टूडेंट तो सब जगह अच्छे, और फर्जी तो हर जगह बनती है। एमसी बनती है बनने वाली, तो क्या है, तो सब बनती है, पीएचडी बनती है ना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक पैनिक क्रिएट करने के लिए कि इस तरह के काम ना हो, तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था दिनस बोर्ड ने। आप ये मान के चलें, हार्डली 2018 में जब एग्जाम हुआ था आईए का, तो उसमें भी यही क्वालिफिकेशन थी, आईए की सेम रहती है, 1.25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 1,15,000 स्टूडेंट ने 2018 में।
और एग्जाम में बैठे थे 75,000 80,000 के आसपास। अब 1.25 लाख है, 3 साल में आप ये मान के चलें डबल हो गए, इससे ज्यादा स्टूडेंट नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि लोग वैसे ही ले लेके आ गए, ऐसा नहीं है। तो 2 या 2.25 लाख से ज्यादा फॉर्म नहीं आने वाले। और राजस्थान से बाहर के बच्चे इसलिए नहीं भरेंगे क्योंकि राजस्थान जी के 50 या 60 क्वेश्चन हैं। अब हर बंदा सोचता है यार वहां जाए, पता नहीं राजस्थान जी के और पढ़नी पड़ेगी, सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं वो फॉर्म इतने ज्यादा फिल नहीं करता है। तो इसमें जो फॉर्म आने वाले हैं वो 2 से 2.25 लाख के बीच में आने वाले हैं। एग्जैक्ट नंबर मैं बता दूंगा जिस दिन फाइनल आपका होगा। ठीक है, 2 से 2.25 लाख के अंदर से 50% तो किसी काम का नहीं है। काम से मतलब उसमें पढ़ाई नहीं है। अब जैसे इंडस्ट्री वाले हैं वो भर तो देते हैं फॉर्म, मैं ये नहीं कह रहा कि इंटेलिजेंट नहीं है, बट वो उनका टाइम ही नहीं है, वो 9 बजे जाते हैं, शाम को 8 बजे आते हैं। जावा है, वो प्रोजेक्ट ही पूरे नहीं हो रहे हैं। अब वो राजस्थान जी के बेचारा कहाँ से पढ़ेगा? फॉर्म तो भर दिया, वो घर वालों ने भरवा दिया तो भर दे, पता नहीं क्या है, लेकिन नहीं है टाइम उनके पास। जो किसी भी जॉब में लगा है उसके पास टाइम नहीं है, केवल जो स्टूडेंट हैं वो। और अब आप क्या समझ रहे हो यहाँ कितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं? आपकी कोचिंग में 25 तो ऑफलाइन है, ऑनलाइन का मुझे पता नहीं, जितने भी हैं हार्डली 100 होंगे, 125 होंगे। ठीक है, जो भी हैं। और बाकी कोचिंगों को भी आप मिला लो सारे बच्चों को, तो 1,000 से 1,500 बच्चा है पूरी जयपुर के अंदर, इससे ज्यादा बच्चा है ही नहीं जो तैयारी कर रहा है। 1,000 से 1,500 स्टूडेंट्स टोटल मिला के, ये ऑफलाइन बता रहा हूँ, और ऑनलाइन भी डबल मान लो इसके। तो कहने का मतलब ये है 4 से 5 हजार से ज्यादा बच्चा नहीं है जो प्रिपरेशन कर रहा है। और कुछ ये भी होते हैं जो सेल्फ भी करते हैं, इतने ही सेल्फ मान लो आप, तो कितना हो गया? 10,000। वैकेंसी कितनी है? 10,000। नहीं, रियलिटी है, आप मुझे नहीं, रियलिटी बता रहा हूं मैं ये आपको। आप डबल मान लीजिए, 20 मान लो, 30 मान लो, मैं तो 40 मान के बैठ रहा हूँ ना उसके अंदर। तो भी 10 है, तो भी 4 में से एक बंदे का सिलेक्शन था। 10,000 वैकेंसी है और 40,000 लोग फॉर्म भर रहे हैं। अब देखो हर 4 में से एक बंदे का सिलेक्शन, इससे इजी कंपटीशन कहाँ मिलेगा मुझे बता दो आप। एक थर्ड ग्रेड की एग्जाम जो रीट का हुआ, 15 लाख बच्चे बैठेंगे, हमेशा आउट हो रहा है, 2 लाख और आ जाते हैं हर साल के। हालांकि सीटें होती हैं वहां पर, मैं मान रहा हूँ 60 65 हजार, लेकिन बच्चे भी तो उसी रेशो में बैठ रहे हैं आपके। यहाँ तो बच्चे ही नहीं इनके पास। ये तो पीजीडीसी और ये दूसरी ब्रांच अलाउ कर दी। अगर इनको भी हटा दे, मिनिमम क्वालिफिकेशन बीसीए होनी चाहिए थी और थर्ड ग्रेड होनी चाहिए थी आपकी। ठीक है, क्योंकि थर्ड ग्रेड में आते ही कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन मांग लेते हैं, तो बीसीए होना चाहिए था मिनिमम क्वालिफिकेशन, है ना। उस केस के अंदर 1 लाख भी फॉर्म नहीं आते हैं आपके। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख लो आप कितना है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करो आप। क्योंकि इसके बाद एक जॉब आपकी पक्की हो जाएगी, गवर्नमेंट हो गई, फिर आप कुछ भी करते रहे, बैटर के लिए ट्राई करते रहे, निकलती रहेंगी जॉब। तो ऐसे थोड़ी है कि बैटर नहीं, हो सकता है प्रोग्रामर्स निकल जाए, हो सकता है फिर साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर्स निकल जाएं, और कोई भी जॉब आ सकती है, वो ट्राई करते रहें। केवीएस की आ रही है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, वो ट्राई करते रहें, और चलता रहेगा प्रोसेस, जीवन रुकता थोड़ी है। बट आज जो अपने पास है वो तो यही है, इसलिए उसको ले लो। क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है, 2013 में आईए की वैकेंसी आई थी 6,000, फर्स्ट टाइम आई थी वो। 11 में भी आई थी, बट 13 में एक लार्ज स्केल में आई थी। उससे पहले तो मैं डीआईटी का नाम ही नहीं सुना था। जो भी बैठा था उसके अंदर, और सेंटर भी राजस्थान से बाहर दिए थे, एग्जाम में बैठे थे उसमें लगभग 40,000 के आसपास। ठीक है, 40,000 के आसपास फॉर्म भरे थे। एग्जाम देने गए थे 20,000। 20,000 का सेंटर पड़ा कोई भी नहीं था। 1 से 1.5 महीने में उसका एग्जाम हो गया था। ठीक है, जो जो भी बैठ गया ठीक ठाक था बंदा, सबका सिलेक्शन हो गया। ये हालत है 2013 वालों की। 18 में तो टफ था कंपटीशन, लेकिन 13 में तो कुछ भी नहीं था। तो ये धीरे धीरे टाइम होता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, ये आप करते रहिए। एक और चीज ध्यान रखिएगा इसमें, प्रोग्राम और प्रोसेस, इसमें डिफरेंस क्या होता है? प्रोग्राम वर्सेस प्रोसेस। प्रोग्राम है आपका, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन मोड, एक्टिव स्टेज। ठीक है,
प्रोग्राम तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं ही। पैसिव स्टेज, प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं आपकी, ठीक है। प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम और प्रोसेस को, हालांकि हम यूज इंटरचेंजेबली दोनों का एक जैसा ही लेते हैं, उसी को प्रोग्राम बोल देते हैं, उसी को प्रोसेस बोल देते हैं, बट टेक्निकली दोनों में डिफरेंस है ऑपरेटिंग सिस्टम की रेफरेंस में। ऑपरेटिंग सिस्टम ये कहता है कि सर, जब प्रोग्राम आपकी सेकेंडरी मेमोरी में रखा होता है, ठीक है, इनएक्टिव स्टेज में है, आपने सेव करके रख दिया, अब आप उसमें कोई काम नहीं कर रहे हो, तो वो जो पैसिव स्टेज कहलाती है, इन पैसिव का मतलब इनएक्टिव है, आपने सेव करके सेकेंडरी मेमोरी में रख दिया है, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? प्रोग्राम बोलेंगे। और जैसे ही उस, जैसे व्हाट्सअप है आपके फोन मेमोरी में रखा हुआ है, तो अभी एक प्रोग्राम है, मेमोरी में रखा है, आप जैसे इस पे क्लिक करते हो मतलब आपने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन मोड, मतलब जैसे ही वो एग्जीक्यूशन मोड में आता है वो प्रोसेस बन जाता है आपका। तो जो प्रोसेस है वो एक्टिव स्टेट कहलाएगी यहाँ आपकी, और ये जो है वो पैसिव स्टेज कहलाएगी। तो टेक्निकली दोनों में डिफरेंस होता है, प्रोग्राम में प्रोसेस में। लेकिन होता क्या है कि जब हम यूज लेते हैं तो जनरल भाषा में प्रोग्राम प्रोसेस दोनों को एक कर देते हैं और एक ही यूज में आता है। अब आप P1 है, रैम में आ गया, मैं कहूँगा प्रोग्राम आ गया, ठीक है, प्रोग्राम P1 P2, लेकिन ये प्रोसेस है अगर देखा जाए तो वहाँ हम प्रोग्राम ही बोलते हैं। तो जनरल भाषा में दोनों सेम लेते हैं, टेक्निकली डिफरेंस होता है इनके अंदर, ठीक है। तो कई बार ये पूछे भी गए हैं कि प्रोसेस जो है उसकी क्या है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन मोड है क्या, एक्टिव स्टेज में प्रोग्राम कहलाएगा कि प्रोसेस कहलाएगा, ये चीजें हैं तो मालूम अपने को होना चाहिए। इसके बाद हम कल जाएंगे प्रोसेस की स्टेज पर, कि प्रोसेस की कौन कौन सी स्टेज होती हैं। जैसे प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में होता है, जब तक हम उसको यूज नहीं लेते हैं वो न्यू स्टेज के अंदर होता है, ठीक है। हम उस पर क्लिक कर देते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है, तो वो कौन सा स्टेज होती है? रेडी स्टेज हो जाती है, मतलब रेडी क्यू हो जाती है। जब प्रोग्राम जो है वो सीपीयू को दिया जाता है, वो रन स्टेज हो जाती है, तो प्रोग्राम प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। रन स्टेज के अंदर मान लीजिए प्रोसेस को इनपुट आउटपुट की कोई रिक्वायरमेंट पड़ गई उस प्रोग्राम के अंदर, या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है, तो वो इनपुट आउटपुट को एक्सेस करने के लिए चला जाएगा, तो वो ब्लॉक स्टेज हो जाएगी, वेट स्टेज है, ठीक है। आप चले गए, तब तक दूसरा प्रोग्राम आ जाएगा सीपीयू के अंदर, वो उसको एग्जीक्यूट करने लग जाएगा, ये वेट स्टेज हो गई। और अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रोग्राम को पहले वो कंप्लीट कर देगा उस प्रोसेस को, जो जैसे ही प्रोसेस को कंप्लीट करेगा वो टर्मिनेट स्टेज हो जाएगी, मतलब प्रॉपरली तरीके हो जाएगा। कई बार सिचुएशन आ जाती है रेडी क्यू के अंदर प्रोसेस बहुत टाइम से वेट कर रहा है, तो वापस सेकेंडरी मेमोरी में पहुंच जाएगा कि ठीक है, अभी कोई दूसरा प्रोसेस है वो सीपीयू कर रहा है, वो काफी टाइम ले रहा है उसके अंदर, वो होता है सस्पेंडेड रेडी स्टेज हो जाती है, ठीक है। ऐसी सस्पेंडेड वेट स्टेज हो जाती है। इस तरह से 6 स्टेज होती है, 6 या 7 स्टेज वो प्रोसेस की है, मतलब प्रोसेस किस किस तरीके से आगे बढ़ेगा आपका, है ना, उसका एक स्पेसिफिक नाम दे रखा है कि सेकेंडरी मेमोरी में रहेगा तब उसका क्या नाम है, प्राइमरी मेमोरी में शिफ्ट होगा तो उस स्टेज का क्या नाम रहेगा, ठीक है। सीपीयू जब एग्जीक्यूट करेगा उस स्टेज का क्या नाम रहेगा, जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उस स्टेज का क्या नाम रहेगा, अगर वेटिंग मोड में चला गया तो उसका क्या नाम रहेगा, सस्पेंडेड वेटिंग मोड में चला गया तो उसका क्या नाम रहेगा। तो इस तरीके से सारा काम रहेगा, कौन सी चीज, कौन सा प्रोसेस, कौन सी स्टेज किस मेमोरी पर हो रही है, सेकेंडरी पर हो रही है। अब जैसे न्यू है, न्यू कहाँ है? सेकेंडरी पर है आपका। रेडी कहाँ पर हो रहा है सारा? वो प्राइमरी मेमोरी में हो रहा है, रैम पे हो रहा है। और रनिंग स्टेज कहाँ पर है? रनिंग तो आपका सीपी में आ गया ना, कौन सा रन हो रहा है आपका। इसके साथ सस्पेंडेड कहाँ होगा? सस्पेंडेड सेकेंडरी में होगा, वापस वापस वहीं पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा काम होता है, तो ये हम नेक्स्ट उसके अंदर विद डायग्राम करेंगे। इसके बाद हम प्रोसेस पर शिफ्ट हो जाएंगे, प्रोसेस शेड्यूलिंग पर। तो उसकी 4 एल्गोरिदम है, किस किस तरीके से होता है। तो एक दिन तो इसका प्रोसेस स्टेट का लगेगा, और 2 दिन हार्डली मान लीजिए एल्गोरिदम का, 3 दिन का आपका सिलेबस है, ठीक है बच्चों।